हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो को आराम से देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, साथ ही साथ उसका जनरल फॉर्म समझेंगे और इसको किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं, मतलब मेथड ऑफ सोल्विंग इसका समझेंगे और कौन कौन सा मेथड हम लोग का सिलेबस में है, हर एक मेथड को सोल्व करके देखेंगे और समझेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिए और अपना जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और एक कमेंट करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। यहाँ पे आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं। लीनियर कहने का मतलब आपने पिछले वीडियो में देख रखा है। लीनियर का मतलब होता है वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। टू वेरिएबल मतलब उस इक्वेशन में कितने वेरिएबल रहेंगे? 2 वेरिएबल रहेंगे। पिछली बार हम लोगों ने सिर्फ एक वेरिएबल वाला पढ़ाई किया था पॉलिनोमियल में, लेकिन अब इस चैप्टर हम लोग को 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। कौन से क्लास में पढ़े हैं? क्लास 9th में, राइट। तो क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े थे। उस समय पे इस लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानकारी लिए हुए थे। सबसे पहला जानकारी ये लिए थे कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है और इससे जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बात तो हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, लेकिन अब मैं फिर से आप लोग को उसका जनरल फॉर्म याद दिलाता हूं। जनरल फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें a, b और c क्या चीज है? कोई भी रियल नंबर है। क्या है? कोई भी रियल नंबर। हाँ, इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो x और y है वो क्या है? दोनों वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आप लोग को समझना है। जैसे यहाँ पे x के आगे एक नंबर लिखा हुआ है a, तो इस a को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्या कहेंगे? x। उसी प्रकार से y के आगे एक नंबर लिखा हुआ है b, इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये जो b है उसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है और इससे एक स्ट्रेट लाइन का कर्व बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन बनता है इसका ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर कहने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका 2 इक्वेशन आएगा। ठीक है, कितना इक्वेशन आएगा? 2 इक्वेशन आएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, देखिए, अगर एक इक्वेशन का अभी हम लोगों ने जनरल फॉर्म पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन अब हम लोग के पास 2 इक्वेशन आएगा तो दूसरा इक्वेशन भी क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन को सेम तरीके से नहीं लिख सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ये जो देख रहे हैं तरीका, a1 b1 c1 करके लगाएंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में a2 b2 c2 करके लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? अरे क्यों नहीं रहे? ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म जो है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जनरल फॉर्म को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग का आगे वाला एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.2 हर एक क्वेश्चन वहां से बनता है। ठीक है, या फिर हर एक क्वेश्चन इस जनरल फॉर्म के आधार पे ही रहेगा, तो उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको सोल्व करने का जो हम लोग के पास तरीका है वो क्या तरीका है? इसको सोल्व करने का हमारे पास 2 तरीका है। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एल्जेब्रिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ बना के सोल्व करेंगे और एल्जेब्रिकल मेथड में एल्जेब्रा को सोल्व करके करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग।
मेथड ऑफ सॉल्विंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड में हम लोग दो इक्वेशन आएगा तो दो इक्वेशन का दो लाइंस बनेगा, इतना तो पता है। एक इक्वेशन का एक लाइन बनता है तो दूसरे दो इक्वेशन रहेगा तो दो लाइन बनेगा। तो ये दोनों लाइन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं। जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइन बनेगा, ये दो लाइन के हेल्प से हम लोग का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड में हम लोग को किस किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, उसको भी मैं अभी बताऊंगा। दूसरा मेथड है अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड में तीन मेथड आता है, एक सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा एलिमिनेशन है और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ठीक है। समझने के समय, क्वेश्चन सोल्व करने के समय अच्छे से समझेंगे इसको। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, कोई दूसरे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और ये जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक का वैल्यू को एलिमिनेट कर देना, ठीक है। एक्स या फिर वाई दोनों में से किसी एक का वैल्यू को एलिमिनेट करना है। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे आपका सिलेबस से रिमूव हो चुका है। अगर आप लोग बोलोगे कि इसका एक स्पेशल से वीडियो बना दीजिए सर, तो मैं उसका जरूर वीडियो बना के दे दूंगा। आप लोग कमेंट में बोल दीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वीडियो चाहिए, बट ये आपके सिलेबस से रिमूव है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। तो चलिए पहले ग्राफ का बारे में बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग को समझना होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये चार्ट को अगर आप लोग समझ लिए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है ये दो प्रकार का मेनली, एक कॉन्सिस्टेंट और एक होगा इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट किसको कहेंगे, जिसका सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब जिसका सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा, और इनकॉन्सिस्टेंट कहने का मतलब जिसका सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिलेगा, राइट। तो कॉन्सिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा, इनकॉन्सिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। तो कॉन्सिस्टेंट फिर से दो भागों में बढ़ जाता है, पहला आता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा आता है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब सिर्फ हम लोग को एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, दोनों ग्राफ को या फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा, सिंगल, मतलब सिंगल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और इनफिनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। और नो सॉल्यूशन कहने का मतलब उसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, मतलब वो सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप लोग बोलिएगा सर यूनिक सॉल्यूशन होगा ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा ये कैसे पता चलेगा, या नो सॉल्यूशन है ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप जब ग्राफ बनाइएगा तो आपका जो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, बिल्कुल इस तरीके से दो लाइन है, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी जगह पे इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उसी प्रकार से आप कोइंसिडेंट लाइन को देखिए, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, तो इसमें हर एक जगह पे आपका सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट पे इसका, इसलिए इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब बात आता है इसमें पैरेलल लाइंस का, ठीक है। किसका आता है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। नो सॉल्यूशन होगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। अब जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो पैरेलल लाइन होगा, अब पैरेलल लाइन होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, याद रखना है। अब इसमें आप बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर हर एक क्वेश्चन का क्या हम लोग ग्राफ बना के देखेंगे, तो जी बच्चों ग्राफ बना के नहीं देखना है, उसके लिए भी आपके पास एक तरीका है। जैसे कि आप लोग अभी जनरल फॉर्म पढ़े थे, क्या था जनरल फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जनरल फॉर्म था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसके हेल्प से देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है a1/a2 अगर इक्वल हो गया b1/b2, मतलब इसका रेशियो को कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं। a1/a2 करिए एक बार, b1/b2 भी करिए, अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर नहीं आता है तो वो केस होगा यूनिक सॉल्यूशन का या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपने a1/a2 निकाल लिया, b1/b2 बराबर हो गया, a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग को c1/c2 भी निकालना होगा। तो c1/c2 जब निकालेंगे, अगर देखें यहाँ बराबर है
तो वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर तीनों इक्वल होगा तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। a1/2 b1/2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर है। उसके बाद अगर आपका पैरेलल लाइन या फिर इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन आएगा तो उसमें क्या होगा, a1/2 b1/2 के तो बराबर होगा ही, साथ ही साथ ये c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं बता देता हूँ, एक बार हटा देता हूँ सारा चीज को। इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग को इसको सोल्व करने में या फिर इसमें समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ग्राफिकल मेथड में। मतलब हम लोग इसमें क्या समझेंगे, इसमें समझेंगे कंपेयरिंग द रेशियो। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 3.1 में, पहले वाला जो बुक था, ओल्ड बुक था, उसमें एक्सरसाइज 3.2 में है। ठीक है, 3.1 जो पहले था वो रिमूव हो चुका है। अब जो नया 3.1 है वो पहले का 3.2 था। ठीक है, तो उसमें पहला एक क्वेश्चन है कंपेयरिंग रेशियो करके, a1/2 b1/2 c1/c2 को आप कंपेयर करिए और बताइए कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट मतलब एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल कहने का मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कोइंसिडेंट कहने का मतलब एक दूसरे के ओवरलैप होगा। तो चलिए हम लोग इसका रेशियो कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, इसका रेशियो हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, a1/a2। ठीक है, तो a1 क्या होगा, x के आगे वाला क्या है 5, a2 यहां से x के आगे वाला 7। तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, छोड़ देना है। अब हमको निकालना है b1/b2। ठीक है, b1/b2 निकालिए। यहाँ b1 में क्या है -4 और यहाँ b2 में क्या है 6। देखिए क्या ये किसी भी सूरत में बराबर हो सकता है क्या, बराबर तो नहीं होगा। a1/a2 लिखेंगे, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये इक्वल नहीं होता है तो क्या होगा, ये केस किसका हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का। क्या क्या केस होगा एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में तो बोला है सिर्फ इंटरसेक्ट, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट निकालिए। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट की जगह कोइंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट पूछा होता, ठीक है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट पूछा होता, तो बताइए इसका सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो इसका हम लोग लिखते हैं कंसिस्टेंट। क्या लिखते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर हम लोग को पूछता सॉल्यूशन के आधार पे, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, तो ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो चीज भी आपको पूछा जाए उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, यही सब में से कुछ भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, और ऐसे ही आपको सोल्व करके देखना है। ठीक है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर अगर हो जाता तो आपको क्या करना है, c1/c2 भी निकाल के देखना है। अगर c1/c2 भी बराबर हो गया तो आपका केस कौन सा हो जाएगा, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लाइंस कैसे होंगे, एक दूसरे के ओवरलैप, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होंगे, मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। और अगर c1/c2 बराबर नहीं होता है तो क्या होगा, उस केस में होगा आपका नो सॉल्यूशन, और जो पेयर ऑफ लाइंस है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये ऑन कंपेयरिंग रेशियो वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, x - y + 1 = 0 और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो पहला वाला को इक्वेशन 1 बोलेंगे हम लोग। ठीक है, पहला वाला ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये वाला को हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो दोनों का सबसे पहले आप लोग को बॉक्स में इसका जो वैल्यूज है वो निकाल लेना है। ठीक है, क्लास 9th में भी हम लोग अच्छे से सीखे थे, अभी फिर से ध्यान से देखिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, x - y, ये +1 को अगर उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, -1।
ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका इस तरीके से डब्बा बना के सोल्व करिए। ठीक है, अब एक एक बार अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे कि क्या क्या आता है हम लोग का। यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, अब x के जगह एक बार आप 0 रख के देखिए तो y का क्या वैल्यू आएगा। x के जगह मैंने 0 रखा, ये 0 खत्म हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं y को 0 कर देता हूं, y को 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में 1। चलिए एक एक तो हो गया। एटलीस्ट कभी भी आप लोग ग्राफ बनाइए तो 3 ये इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। ठीक है, 2 निकालते हैं बहुत कोई, इसमें गड़बड़ होने का चांस है। क्या गड़बड़ होता है, अगर आप 2 निकालते हैं तो 2 पॉइंट अगर आप गलत भी निकाले तो भी 2 लाइन आराम से, मतलब 2 पॉइंट से 1 लाइन आराम से बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग 3 लाइन मतलब 3 पॉइंट निकालिएगा तो हमेशा करेक्ट होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बना तो आप समझ जाइएगा गलत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और वैल्यू लेके, जिससे कि हम लोग यहाँ पे ये आ जाए, -1 आ जाए। अगर हम 3 रख लिए इसको, अगर x को हम 3 रखते हैं तो y को क्या रखना होगा, -1 लाने के लिए हमको -4 रखना होगा। क्या है कि 3 फिर माइनस, अच्छा y की जगह -4 हो जाएगा ना, तब तो ये 7 हो जाएगा। ये नहीं रख सकते आप। इसको रखने के लिए आपको वापस चलते हैं थोड़ा सा। आप x के जगह 2 रख दीजिए। ठीक है, x के जगह पे आप 2 रख दीजिए और y के जगह पे 3 रख दीजिए, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का सेटिस्फाइड है। x के जगह पे 2 रखिए और y के जगह पे 3 रख दीजिए। ठीक है, 2 - 3 डेट इज -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला वाला इक्वेशन के लिए हम लोग का ये डब्बा आ गया है। ठीक है, क्लास 9 के जैसा वेन वो करके लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 2 के लिए बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हम लोग के पास, इक्वेशन 2 है 3x + 2y। ये -12 को अगर उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस में 12। ठीक है, तो अब यहां से इसका भी हम लोग डब्बा बना लेते हैं। हमेशा 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अगर आप x के जगह 0 रख दीजिए तो क्या होगा, x के जगह 0 रखिए तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 12/2। 12/2 मतलब 6। अगर आप y को 0 रख दीजिए, y 0 हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 12, 3 उधर जाके डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 4। अब एक काम करिए, 0 0 तो रखा गया, x के जगह 2 रखिए तो 3 2 जा 6। यहाँ पे कितना रखना होगा कि 12 वाला जोड़ने से 3 रखना होगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 + 6 12। तो ये आपका पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इसको ग्राफ में प्लॉट करने की बारी है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ 1 बनाएंगे हम लोग। x इज इक्वल टू कितना है, 0। x के जगह पे 0, अच्छा दोनों लाइन को देखना है। ठीक है, x में 0 है और y में 1। x ये 0 हो गया, y आपका 1 है यहाँ पे। ठीक है, y आपका 1 इस जगह पे है। ठीक है, x में जाएंगे -1, x में आ जाइए -1 और y में 0, मतलब इसी जगह पे आपको रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है x में 2, x में 2 और y में 3, x में 2 y में 3, ये वाला पॉइंट। ठीक है, x में 2 y में 3, ये तीनों पॉइंट देखिए एक ही लाइन पे आ रहा है, तो इसको आप स्ट्रेट इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, स्ट्रेटली इस तरीके से बन गया आपका। दूसरा वाला जब हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, x में 0 है, y में 6 है, x में 0 y में 6, x में 0 y में 6 बिल्कुल इस जगह पे आएगा। ठीक है, अच्छा इसका पॉइंट भी लिख देना है। इसका पॉइंट क्या क्या है, यहाँ पे आपका -1 और 0, ये आपका 0,1 है और ये आपका 2,3 है। ठीक है, दूसरा वाला को बना रहा है 0,6, तो 0,6 यहाँ पे हो जाएगा। फिर x में जाएंगे 4,0, x में 4 और y में 0, मतलब इसी जगह पे।
ये 0,6 हो गया आपका, और ये आपका हो गया 4,0। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 2,3 है। तो 2,3 हम लोग का यहाँ पे है, तो ये दोनों जगह ओवरलैप हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब हम लोग का जो सॉल्यूशन आएगा वो बिल्कुल इसी जगह पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन हो गया वो यही है, यही हम लोग का 2,3 जो है सॉल्यूशन है, जहां पे दोनों ग्राफ या फिर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। आई होप कि आप लोग ग्राफ बनाने सीख लिए। आप लोग कुछ क्वेश्चन का इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एल्जेब्रिक मेथड की तरफ। एल्जेब्रिक मेथड में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, किसी एक का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे अच्छे से, है ना। ये पहला वाला आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, और ये दूसरा वाला आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो आपका यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, आपको दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है जो आपको आसान या फिर जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल एक्स है, ये हम लोग को इजी पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिख लिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 12। तो पहला काम आपने किया, अपने मन से इक्वेशन सेलेक्ट किया जो आपको इजी लगा। ठीक है, मैंने भी सेलेक्ट करके लिख लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे x या फिर y, ये दो चीज आ रहा है, x या फिर y, ये दोनों में से भी किसी एक वेरिएबल को आपको सिलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में उसको रखा करिए जिसका यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है। अगर कोफिशिएंट आ जाता है तो अलग चीज है, उसको भी सोल्व किया जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे x है, x लिखिए, यहाँ पे -12 है, रहने दीजिए, ये -2y उधर चला जाएगा तो प्लस में 2y। अब यहाँ पे कोफिशिएंट अगर रहता x का तो वो बाएं में आ जाता, नहीं है तो हम लोग का कोई समस्या नहीं है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब ये x का वैल्यू इतना आ गया, अब इसी x का वैल्यू को, यहां तक आपका काम हो गया। ठीक है, अब आप अपने मर्जी से नहीं चल सकते, अब आपको ध्यान से सुनना है। ये जो x का वैल्यू है उसको उस इक्वेशन में रखेंगे जिस इक्वेशन को आपने नहीं लिया था। ठीक है, तो आपने इक्वेशन 1 को नहीं लिया हुआ है, इक्वेशन 2 लिए थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ x, किसका वैल्यू, x का वैल्यू किस में रखना है, इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन जो 1 है हम लोग के पास वो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो आपको x का वैल्यू रखना है तो 2 रखिए, x के जगह पे कितना, -12 प्लस 2y, ठीक है, प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, राइट। तो यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 12 तो माइनस में 24, 2 इंटू 2y तो 4y, और प्लस में 3y तो है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 11। ठीक है, 4y प्लस 3y ये आपका 7y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 11 है, ये -24 उधर चला जाएगा तो प्लस में 24। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आप y छोड़ दीजिए, 11 प्लस 24 डेट इज 35, और 7 मल्टीप्लाई में था, ये 7 आके डिवाइड में, 7 का टेबल 35 कितने बार में आता है, 5। तो यहाँ से आपका y इज इक्वल टू निकल के आ गया, y इज इक्वल टू कितना आया भाई, 5। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब आपको इसी y का वैल्यू को पुट करना है। ठीक है,
इसी y का वैल्यू को किसे पुट करना है, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, सोल्व किया हुआ है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, यहां पे है x इज इक्वल टू -12 प्लस में 2y। ठीक है, तो -12 लिखिए प्लस 2, y के जगह पे कितना आया आपका 5, तो यहाँ पे बस 5 बैठा दीजिए। -12 प्लस 2 5 जा 10, तो -12 प्लस 10 दैट इज -2। तो आपका जो रिक्वायर्ड था वो आ गया। क्या रिक्वायर्ड था, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस में 2 और y इज इक्वल टू आ गया आपका 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या किए शॉर्ट में। दोनों इक्वेशन रहेगा, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है। एक इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट वैसा इक्वेशन करिए जो आपको इजी पड़े सोल्व करने में। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपका इस तरीके से एक इक्वेशन आ जाएगा। उस इक्वेशन में आपको क्या करना है, उस इक्वेशन में आपको क्या करना है, किसी एक का वैल्यू निकाल देना है। चाहे x का वैल्यू निकालिए या फिर y का वैल्यू निकालिए, इसमें भी जो इजी पड़े उसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, या फिर जो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए उसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, उसके बाद ये जो x का वैल्यू आ गया उसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। अब क्या करना है, ये जो x का वैल्यू आया उसको जिस इक्वेशन को आप नहीं लिए थे उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसा कि इस केस में मैंने इक्वेशन 1 को नहीं लिया था, तो मैंने इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर दिया एंड देन उसको सिंप्लीफाई करके आपका जो वैल्यू आ जाएगा y का, ये चाहे x का, किसी एक का वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को आपको इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, जिससे कि आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी, लेकिन 3 क्यों, क्योंकि 3 को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर रखा है। आई होप कि आप लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक लास्ट एलिमिनेशन मेथड की तरफ। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग तीनों का तीनों मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या है आपका, एलिमिनेशन मेथड में 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 इक्वेशन है, हर एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो पहले वाले को इक्वेशन 1, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 बोल देंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन में आपको ध्यान से देखना है, क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या आपको नजर डालना है, इक्वेशन मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y में। कोफिशिएंट ऑफ x या फिर कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों में से किसी एक को आपको देखना है कि वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो अच्छी बात है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो आपको उसको क्या करना होगा, कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, 2x है, यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे -3y है। तो ना ही x वाला बराबर है मेरे पास, ना ही y वाला बराबर है। तो अब यहाँ पर मैं जिसे चाहूं उसे बराबर कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि बराबर है नहीं, तो इसमें भी बराबर मैं वैसा x या फिर y दोनों में से किसको करूंगा, जो हमको इजी पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से जो हमको इजी पड़े उसी को हमें इक्वेट करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे प्लस में y है, यहाँ माइनस में y है, तो हम लोग y वाला को इक्वेट करें तो ज्यादा अच्छा है। तो कैसे इक्वेट होगा, अगर y वाले में 3 आ जाए, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे 3 आ जाए तो बराबर हो जाएगा। अब बराबर लाने के लिए, मतलब यहाँ पे 3 लाने के लिए इक्वेशन 1 को क्या करना होगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन जो इक्वेशन 2 है उसको क्या करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो दूसरा नंबर आ जाएगा, 1 से करिएगा तभी जाके वो 3y रहेगा। बाकी को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, अच्छे से समझिए। ये पहला इक्वेशन था, इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x। 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y। 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा। अच्छा पहले तो लिख लो भाई। ठीक है, पहले क्या करो, लिख लो। क्या लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3
एंड इक्वेशन 2/1। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिख लिए, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किए 3 से, वी गेट भी लिख देना है, 3 इंटू एक्स तो 3x, 3 इंटू वाई तो 3y, 3 इंटू 5 तो 15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रह जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, 2x है तो 2x, माइनस 3y है तो माइनस 3y, इज इक्वल टू 1 इंटू 4 तो 4। अब आपको यहाँ पे देखना है क्या, ऐसा तो मैंने पहले ही देख लिया था, बट अभी आपको देखना क्या है कि आपने जिसको बराबर किया है वो सेम साइन के साथ है या फिर अलग साइन के साथ है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों अलग अलग साइन के साथ है जिसको मैंने बराबर किया है। तो अलग अलग साइन के साथ है तो आपको यहाँ लिखना है बाय एडिंग। क्या लिखना है, बाय एडिंग। ठीक है, एडिंग करने से कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन अगर सेम साइन रहता तो क्या करते, बाय सब्ट्रैक्टिंग करते और साइन बदल देते। माइनस प्लस है तो माइनस कर देते, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, नीचे वाला जो भी इक्वेशन रहेगा उसका साइन को बदल देना रहता अगर हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करते तो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एडिंग कर रहे हैं तो हम लोग को साइन बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये 3y प्लस में, ये 3y माइनस में कट जाएगा, बचेगा क्या, 3x प्लस 2x तो 5x, और ये 15 प्लस 4 दैट इज 19। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 19 डिवाइडेड बाय 5। तो x का वैल्यू हम लोग का इजीली आ गया। अब इसी x का वैल्यू को क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो वही काम करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसे पुट करें, 1 ज्यादा इजी पड़ेगा तो 1 में पुट करिए। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, x का वैल्यू आ गया आपका 19/5 प्लस में y इज इक्वल टू 5। ये प्लस में 19/5 है। ठीक है, प्लस में आपका 19/5 है, तो एक काम करिए, उसको उधर ले जाते हैं इक्वल टू से दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 19/5, नीचे कुछ नहीं है तो 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 का टेबल में 5 कितने बार में, 5 टाइम्स में, 1 का टेबल में 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25, माइनस है तो माइनस, फिर 5 का टेबल में 5 कितने बार में, 1 बार में, 1 इंटू 19 तो 19। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 19 दैट इज 6, और y में कितना 5। तो यहां से आपका फाइनली दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू हो गया आपका 19/5 और y इज इक्वल टू हो गया 6/5। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग जितने भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होगा उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, और हाँ एक मेथड आपका और था। ठीक है, क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, इक्वेशन इसी प्रकार से दिया रहेगा, 2 इक्वेशन आपको सोल्व करना रहता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका वीडियो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा और मैं इसके लिए एक स्पेशल सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दे, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।